ये स्टैटिक अवेयरनेस का पार्ट 3 है जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि स्टेनोग्राफर, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जूनियर असिस्टेंट वगैरह वगैरह। जितने भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें स्टैटिक जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है, जिसमें जीके सेक्शन या जीएस सेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं वेद। वेद से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, वेद के जो संकलनकर्ता जो थे वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। ठीक है। हमारे जो इतिहास के अनुसार 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ठीक है। 4 वेदों को हम संहिता कहते हैं और उनके पढ़ने वाले अलग अलग ऋषि हैं जो यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया। अगर आपको इतना डिटेल में पढ़ना है तो बुक से पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं बता दूं, इनके वेद जो थे उनके प्रमुख तथ्य क्या हैं। जैसे ऋग्वेद है, इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवृत को समर्पित गायत्री मंत्र है इसके तीसरे मंडल में। ठीक है। फिर यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधानों का वर्णन किया गया है। सामवेद में संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है, भारतीय संगीत जो है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और अथर्ववेद जो है सबसे लास्ट, इसमें रोग, औषधि, जादू टोना का वर्णन किया गया है। ठीक है। इसके अलावा आप कमेंट में ये बताइए, पुराणों की संख्या हमारे कितनी है। दूसरी चीज़, पुराणों की संकलनकर्ता कौन थे। ठीक है। और पुराणों के साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि रामायण और महाभारत, उसके रचयिता कौन थे, मतलब उसको किसने संकलन या रचा मतलब लिखा था। ठीक है। महाभारत और रामायण जो महाकाव्य हैं। दूसरी चीज़, अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, एज यू नो। ठीक है। इन्हें इन्हें एशिया का ज्योति या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ये भी कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक भी हैं कुछ, जैसे मृत्यु के लिए स्तूप, निर्वाण के लिए पदचिन्ह, जन्म के लिए कमल और सांड, गृह त्याग के लिए घोड़ा और ज्ञान के लिए पीपल, जो बोधि वृक्ष नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 बीसी यानी ईसा पूर्व में हुआ था, और कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और ये शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका पालन जो है सौतेली माँ ने, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, उन्होंने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक स्त्री से इनका विवाह हुआ था। बेटे का नाम राहुल था। इतना आया था। इसके अलावा इनके जो मृत्यु को क्या कहते हैं, ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे मृत्यु हुई थी और उसको क्या कहते हैं। ठीक है। कहाँ पे इनको ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसको भी डिटेल में पढ़ लेना। कुछ बौद्ध संगीतियाँ हैं जो आ जाती हैं, जैसे प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी और कहाँ हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे। मोस्टली पूछता है कि उस किसके शासन काल में और किस स्थान पे हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी राजगृह में 483 बीसी में हुई थी। ठीक है। और शासनकाल जो था अजात शत्रु का था। फिर द्वितीय जो हुई थी वैशाली में हुई थी 383 में, 100 वर्ष बाद काल अशोक का टाइम था। ठीक है। तृतीय जो हुई थी 255 बीसी में हुई थी, वो पाटलिपुत्र में हुई थी, इस टाइम अशोक था। फिर चौथी जो हुई थी वो ईसवी की प्रथम शताब्दी में हुई थी, इस टाइम कनिष्क था, और जो कि कुंडलवन में हुई थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। ठीक है। अब जैन धर्म भी इम्पोर्टेंट है तो इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक जो थे ऋषभ देव थे, और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 बीसी में कुंडग्राम में वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ गिरातक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये आप याद रखिएगा, कंफ्यूज करने वाला। सिद्धार्थ वहाँ पे उनके बचपन का नाम था, यहाँ पे इनके पिता का नाम है, तो कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप देख लीजिएगा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, वहाँ पे यशोधरा था उनके बुद्ध के पत्नी का नाम, तो यहाँ पे यशोदा है इनकी पत्नी का नाम। और इनकी पुत्री का नाम था अन्नोजा प्रियदर्शनी। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में। अब इनकी 2 संगीतियाँ हैं, जैन संगीतियाँ। प्रथम जो हुई थी 320 में हुई थी पाटलिपुर में, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और द्वितीय हुई थी 6वीं शताब्दी में, जो अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण थे, वल्लभ भी गुजरात में हुई थी। जैन धर्म के त्रिरत्न होते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण।
भारत के ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐतिहासिक लड़ाइयाँ उनका सन पूछ देता है, या फिर उनके परिणाम मतलब किस किस के बीच में हुआ था ये भी पूछ देता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था, यानी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। चंदावार का युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी ये इंपॉर्टेंट है, 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, बाबर ने जीत लिया था। फिर खानवा का युद्ध, ये भी बाबर ने लड़ा था। बाबर ने राणा संगा को, ये लगातार लड़ा है बाबर ने 1526 में, 27 में, 28 में और 29 में। तो पानीपत का प्रथम, खानवा, चंदेरी और घाघरा लगातार बाबर ने जीते थे, और 1530 में मर भी गया था। फिर चौसा का युद्ध हुआ था, शेर शाह सूरी और बाबर का लड़का हुमायूं के बीच में फाइट हुई थी, जिसमें शेर शाह सूरी ने हरा दिया था। फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था, शेर शाह ने हुमायूं को अगेन हराया था 1540 में कन्नौज के युद्ध में। फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच में, अकबर ने हेमू को हरा दिया था। फिर तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था तालीकोटा के युद्ध में 1565 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। फिर प्लासी का युद्ध हुआ था 1757, बहुत इंपॉर्टेंट प्लासी का युद्ध, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। वाडीवास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाडीवास का युद्ध 1760 में फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। फ्रांसीसियों की लड़ाई किससे हुई थी वाडीवास में, आप कमेंट करके बताइए। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। पानीपत की तीनों लड़ाई इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। रूहेला का युद्ध 1764 में हुआ था। खुदरा का युद्ध हुआ था 1795 में, निज़ाम की पराजय हुई थी इसमें। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हमारा जो हुआ था 1857 में। प्रथम चीन युद्ध हुआ था 1962 में। भारत पाक युद्ध 1965 में। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 में। अभी नीचे नोट में दे रखा है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी में हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 ईस्वी में हुआ। तो ये भी डायरेक्ट कभी कभी आ जाता है। अब ये भक्ति आंदोलन, भक्ति का पहला उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है हमें। भक्ति की अवधारणा मौर्योत्तर काल में आई। दक्षिण भारत में जनप्रिय आंदोलन के रूप में अलवार और नयनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कुछ प्रवर्तक हैं और दर्शन है, तो आपको पता होना चाहिए, कभी कभी आ जाता है ये क्वेश्चन भी। अद्वैतवाद जो है उसके प्रवर्तक कौन है, तो शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। फिर है विशिष्ट द्वैतवाद, ये रामानुजाचार्य हैं। द्वैतवाद निम्बकाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, और शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। अब मैं कुछ यहाँ पे सत्याग्रह से मतलब हमारे जो 19वीं शताब्दी में, 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी में जो जो हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी थी उसको यहाँ पे रिलेट करते हुए बताऊंगा आपको। सबसे पहले रोलेट एक्ट हुआ, सत्याग्रह हुआ था फरवरी 1919 में। प्रस्तावित रोलेट एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि सरकार किसी व्यक्ति को जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील या बिना दलील के कानून कहा गया था। ठीक है, जो रोलेट एक्ट आया था, तो इसका हम लोगों ने विरोध किया था। रोलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। ठीक है, 10 अप्रैल 1919 को पंजाब को लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर में जलियांवाला बाग में सरकार की नीतियों के विरोध में शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा स्थल में उपस्थित अमृतसर के फौजी कमांडर ओ डायर ने जनता को आतंकित करने के उद्देश्य से निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इस हत्याकांड के बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था, जनता पर अत्याचार किए गए थे। जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड आपने सुना होगा, वो जनरल ओ डायर ने ही किया था। फिर खिलाफत आंदोलन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तुर्की का सुल्तान धार्मिक खलीफा था, जो तुर्की का सुल्तान हुआ करता था उस टाइम 90s में, तो धार्मिक खलीफा था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विजेता देश, जिसमें इंग्लैंड भी था, मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जो विजेता देश थे उसमें इंग्लैंड भी था। तुर्की जो देश है उसको दंडित करना चाहता था। इससे मुसलमान नाराज थे। इस घटना के पश्चात शीघ्र ही मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान तथा हजरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था तथा देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया गया था। वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, हम लोगों ने यहाँ पे
खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कर दिया था 1919 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। फिर असहयोग आंदोलन, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था। इसी दिन तिलक का निधन हो गया था। ठीक है। फिर इसके अलावा इसमें और क्या डिटेल थी? स्वराज पार्टी। असहयोग आंदोलन की विफलता के पश्चात 1923 में इलाहाबाद में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने मिलकर स्वराज पार्टी 1923 में बनाई थी। तो ये क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। फिर साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के काफ़ी क्वेश्चन आता। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन यानी साइमन कमीशन के गठन का घोषणा की गई। इसे भारत का भावी प्रशासनिक सुधारों के संबंध में सिफारिश देनी थी। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। मतलब एक कमेटी बनी, उसमें भारतीयों को ही नहीं रखा गया। इसमें सभी सदस्य जो थे वो श्वेत थे, यानी कि अंग्रेज थे। अतः इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता था। ये भी कारण था कि भारतीयों ने इसका विरोध किया। ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि इसमें भारतीयों को रखा ही नहीं गया। ठीक है। फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। इसके सभी महत्वपूर्ण भारतीय नेताओं एवं राजनीतिक दलों ने संवैधानिक सुधारों की एक वैकल्पिक योजना बनाकर साइमन कमीशन की जगह वैकल्पिक आयोग बनाने का लॉर्ड बर्केनहेड भारत सचिव की चुनौती का जवाब देने का फैसला किया था। अतः 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसने अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें संवैधानिक सुधारों का खाका प्रस्तुत किया गया था। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रथम चरण, ये 2 चरण में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, शुरुआत 12 मार्च 1930 में गांधी जी के दांडी मार्च के साथ हुई थी। तो आपको पता चल गया होगा कि दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 में हुआ था। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक के एकाधिकार के मुद्दे पर शुरू हुआ था। और ये जो था अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 375 किलोमीटर दूर स्थित गुजरात के समुद्र तट पर स्थित गांव दांडी में इन्होंने 6 अप्रैल को नमक कानून का भंग किया था। इन्होंने मतलब जाके वहाँ पे नमक बनाया था, तो कानून जो उनका था टूट गया था। फिर गांधी गांधी इरविन समझौता हुआ था। तेज बहादुर सप्रू एवं एम.आर. जयकर के प्रयासों की बदौलत 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ, जिसके पश्चात कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की मांग मान ली तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए थे। अब ये गोलमेज सम्मेलन, इसको भी मैं बताऊंगा नीचे। तो ये गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में हुआ था। आपको इतना पता होना चाहिए जरूर से जरूर। ये गोलमेज सम्मेलन है। भारत के भावी संविधानों के लिए विस्तृत चर्चा हेतु लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भागीदारी की थी। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड था। ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है। और अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भागीदारी ली थी, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब मैं यहाँ पे डिटेल में दिखा देता हूँ मैं ब्रीफ में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 से 1931 तक, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 में। कांग्रेस में इसमें पार्टिसिपेट नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 में। इसमें पार्टिसिपेट लिया था कांग्रेस ने। भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी इसमें। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक। कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं लिया। इसमें मुख्यतः 1935 के अधिनियम की रूपरेखा रखी गई थी। तो ये स्टैटिक का अवेयरनेस का तीसरा पार्ट था। इसके आगे मैं कंटिन्यू रखूँगा। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू।